अरुणाचल के छात्र नीडो की मौत को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित कैंडल मार्च में राहुल गांधी भी पहुंचे। उन्होंने छात्र के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। 29 जनवरी को बिजाई के बाद नीडो की मौत हुई थी। अरुणाचल के एमएलए के बेटे की मौत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी जवाब तलब किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रेहड़ी पटरी वालों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को अधिकार देंगे। स्ट्रीट वेंडर्स ने राहुल से राज्यसभा में स्ट्रीट वेंडर्स बिल पास कराने की मांग की है। मुलायम सिंह ने गोंडा रैली में मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यूपी में सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री है। मोदी बताएं कि क्या गुजरात में ऐसा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में मोदी ने किसानों के लिए क्या किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार जनहित के लिए काम करती है। अखिलेश ने 2016 तक शहरों को 24 घंटे और गांवों को 18 घंटे बिजली देने का वादा किया। साथ ही गोंडा को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य रही मधु भादुड़ी ने हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में कहा कि आम आदमी पार्टी का भी वही हाल है जो जेपी आंदोलन के बाद जनता पार्टी का हुआ था। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के मसले पर उन्हें आम आदमी पार्टी से निराशा हुई। मधु भादुड़ी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की नजर सिर्फ हरियाणा विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर है। आजम खान की भैंस चोरी होने के मामले पर सियासत गरमाने लगी है। भैंसें तो मिल गई, लेकिन बीजेपी ने भैंस चोरी होने के बहाने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। दिल्ली के युवक को अगवा कर 5 लाख की फिरौती लेने के आरोप में नोएडा पुलिस के 2 दरोगा निलंबित किए गए। गाजियाबाद पुलिस का एक सिपाही भी इस वारदात में शामिल था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डिसाइड्स 2014। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। सियासत में अपनी बात से पलटने और अपने फैसले को बदलने का सिलसिला बहुत पुराना है और चुनाव के वक्त तो यह सिलसिला बेहद तेज हो जाता है। फिलहाल आज हम बयानों की नहीं बल्कि नीतियों की बात करेंगे। आज सीएनजी और पीएनजी गैस की कीमत एक झटके में इतनी ज्यादा कम कर दी गई जितना शायद इससे पहले कभी नहीं हुई, जबकि इससे पहले तक सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम करने के बजाय उसे बढ़ाने के उपाय ज्यादा ढूंढती नजर आती थी। सीएनजी और पीएनजी का दाम कम करने का यूपीए 2 का यह मास्टर स्ट्रोक क्या वाकई जनता के महंगाई के दर्द को कम कर पाएगा या ये महज चुनावी स्टंट है? आज यूपी डिसाइड्स में चर्चा यही कि आखिर सरकार को चुनावी मौसम में ही महंगाई की याद क्यों आई। सियासत में सब कुछ जायज माना जाता है। पहले आर्थिक नीति सख्त रखो, भले ही उससे जनता की जेब पर बोझ आ जाए, लेकिन जब चुनाव आए तो आर्थिक नीति इतनी लचीली कर दो ताकि जनता खुश हो जाए। कुछ ऐसा ही आज देखने को मिला जब सीएनजी और पीएनजी के दामों में बेतहाशा कमी कर दी गई। चुनावी विसात जीतने के लिए कोई कमी न रह जाए, इसके लिए हर दल पुरजोर कोशिश करते हैं, चाहे वो सत्ता में हो या फिर सत्ता के बाहर ही क्यों न हो। अब जब लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और उनकी तारीखों का ऐलान होने में बस गिनती के दिन बचे हैं, तो सरकार की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। एक ओर जहां सरकार अपने किए कामों की फहरिस्त पेश करने में जुटी है, तो दूसरी ओर सरकार ये भी जानती है कि महंगाई की टीस भी जनता के मन में दबी हुई है। तभी तो 4.5 साल बाद ऐन चुनाव से पहले सरकार को महंगाई का दर्द याद आ रहा है, या यूं कहें चुनाव ने सरकार को भी महंगाई का मर्म समझा दिया है। विधानसभा चुनाव में जो दुर्गति हुई, वैसी गति आगामी लोकसभा चुनाव में न हो, उसके लिए सरकार अब जाग गई है।
सरकार को ये बात समझ में आ गई है कि महंगाई के मोर्चे पर जो मुस्तैदी सरकार को पहले दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई। तभी तो अब लास्ट मिनट में एक एक कर महंगाई कम करने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत सोमवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने सीएनजी और पीएनजी के दामों में अचानक से भारी कमी कर दी। सरकार ने सीएनजी की कीमत एक ही झटके में 30% यानी 15 रुपए प्रति किलो तक कम कर दी। इसी तरह जिन घरों में पाइप के जरिए खाना बनाने वाले पीएनजी गैस की सप्लाई होती है उन्हें भी बहुत बड़ी राहत मिली है। पीएनजी की कीमत में 5 रुपए प्रति घन मीटर की कमी कर दी गई है। इससे पहले आज तक सरकार की ओर से किसी भी तरह के पेट्रोलियम पदार्थों में इतनी ज्यादा कमी कभी नहीं की गई थी। The all common man will be benefited to the extent of 30%, 20% is a huge benefit, and to that extent, this will also become one of the anti-inflationary method. So, if the people are benefited, if you think that that is helpful for the people, so far our target is common people. If that helps them, we are happy. इतना ही नहीं, पिछले दिनों सरकार ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या को सालाना 9 से बढ़ाकर 12 करने का ऐलान भी किया, और वो भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर। ये तमाम कदम ये जाहिर करने के लिए काफी है कि सरकार को चुनाव में हार का डर किस कदर सता रहा है कि वो अब अपने ही फैसले को पलटने में जुट गई है। एक वक्त था जब सरकार सब्सिडी को अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बताते हुए उसे हटाने की कोशिशों में जुटी हुई थी। उस वक्त न सिर्फ सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या सीमित कर दी गई थी, बल्कि सीएनजी और पीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे थे। आलम ये था कि बीते 2 साल में ही सीएनजी की कीमत 15 रुपए तक बढ़ गई थी। लेकिन 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और जनता महंगाई के जिम्मेदार मानकर कांग्रेस ने हाथ न खींच लिए, इसलिए चुनाव से पहले महंगाई कम करने की तैयारी हो रही है। ये तो महज शुरुआत है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले जनता के सामने अभी कई नई लुभावनी योजनाएं और घोषणाओं का पिटारा खुलना बाकी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर वोट पाने का ये कैसा हथकंडा है जहां सरकारों को चुनाव से ऐन पहले ही जनता को राहत देने की बात याद आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से यशवीर त्यागी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, और विजय बहादुर पाठक जी हैं, प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। यशवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार जितना रोना रोती है खासतौर से पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के, आज ऐसा क्या हुआ होगा अचानक कि सरकार का सारा घाटा भी खत्म हो गया या कम हो गया, या फिर उसे आम आदमी की इतनी ज्यादा चिंता सताने लगी कि उसने उठा करके एक बार में ही इतने दाम कम कर दिए, 3 सिलेंडर आराम से बढ़ा दिए। ये काम पहले भी तो हो सकता था। जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ, जैसा आपने कहा ना कि महंगाई तो लोगों को जो है कई साल से परेशान कर रखा है और सरकार ने कोई प्रभावी कदम भी नहीं उठाए थे महंगाई कम करने के लिए। लेकिन क्योंकि सरकार की, यूपीए सरकार की, खासतौर से कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी हार हुई और उन्हें लगा कि महंगाई के कारण आम जनता बहुत परेशान है, तो कुछ केवल मुझे लगता है प्रतीक के रूप में उन्होंने ये प्रयास किया है कि 15 रुपए प्रति किलो सीएनजी घटा दी, जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है उस पर भी 107 रुपए कम किए हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने 50 पैसे डीजल के दाम में फिर वृद्धि की है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे वो महंगाई पर कोई प्रभावी कदम उठा पाएंगे। केवल लोगों को एक तरह से भ्रमित करने के लिए शायद उन्होंने ये किया है। और क्योंकि अभी रिजर्व बैंक का सर्वेक्षण आया था, जब उन्होंने मौद्रिक नीति की समीक्षा की थी, तो खुद रिजर्व बैंक ने कहा कि हम अभी भी जो महंगाई की दर है उससे संतुष्ट नहीं है। वो 10% के आसपास है, 9.9% है जो उपभोक्ता कीमतें हैं। और पिछले साल ये तो केवल दर है, लेकिन साल भर से जो दाम बढ़ते चले गए, खासतौर से खाने पीने की चीजों के, सब्जियों के, प्याज के दाम से कितनी परेशानी हुई लोगों को। और फ्यूल के दाम सरकार स्वयं बढ़ाती रहती है और उसके लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाती और कहती हम आयात करते हैं। तो सरकार जब वो पूरी तरह से फेल हो गई महंगाई रोकने में,
तब उनको लगा कि चुनाव आ रहे हैं, फरवरी के बाद हम कुछ ऐसा भी कदम नहीं उठा पाएंगे, तो उन्होंने ये कुछ दिखाने के लिए कदम उठाए हैं। मुझे नहीं लगता इससे वो महंगाई पे कोई प्रभावी कदम ये सिद्ध होंगे। ठीक है, पाठक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके के, ठीक है मैं आता हूं यशवीर जी, पाठक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके के कदम उठाए गए हैं या दूसरे राज्यों की भी सरकारें कई बार उठाती हैं, इस तरीके की घोषणाएं करती हैं, क्या इसका फायदा वाकई चुनाव में मिलेगा? जिस तरीके से सरकार ने सीएनजी पीएनजी के दाम कम किए, उसके अलावा एलपीजी गैस के 3 सिलेंडर और बढ़ा दिए, इसका फायदा उसको मिलेगा? देखिए शेखर जी, जो आपने सवाल किया है ये मान के चलना चाहिए कि जिन लोगों ने इन दामों को कम किया है वह तो ये मान के चल रहे हैं कि यह फायदा मिलेगा, लेकिन जब वो इस बात को लेकर मान कर चल रहे हैं कि ये फायदा मिलेगा, तो वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये सिलेंडर का जो खेल है वो तो इन्होंने ही शुरू किया, जो दाम बढ़ाए वो इन्होंने बढ़ाए। अब जब कम कर रहे हैं तो जनता यह भी सवाल करेगी कि इसका मतलब सरकार कम कर सकती थी, जो अब किए जा रहे हैं वो पहले हो सकते थे। ये सारे सवाल होंगे। फायदे और लाभ के लिए ये काम हो रहे हैं। चुनाव के मौसम में जो काम होते हैं, आपने देखा कि राजस्थान में अंत के समय में, राजस्थान चरण में भी आपका चलता है, आप जानते हैं सारी चीजों को, आपने कई बार एंकरिंग भी की है कि वहां पर साल के अंतिम जब चुनाव आ गया तो अंतिम 6 महीनों में गौरव सरकार ने तमाम सारे फैसले लिए, लेकिन जनता ने इसका लाभ दिया नहीं। और मैं, क्योंकि यूपी डिसाइड आपका प्रोग्राम है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज उनके एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जी। गोंडा में जब रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि महंगाई को रोका जा सकता है। कैसे? दाम बांधो नीति के तहत। तो उनके सहयोगियों के पास भी अब चुनाव आते आते फार्मूले निकल रहे हैं, जो फार्मूले 10 वर्षों से उनके साथ थे, वो सहयोगी ग्रुप पे वो नहीं बता पाए। आज गोंडा की रैली में उन्होंने बताया कि दाम बांधो नीति के तहत महंगाई को कम किया जाता है। तो अब चुनाव का मौसम है, जनता को इतना नासमझ नहीं समझना चाहिए। वो समझ रही है कि ये जो सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं वो केवल इसलिए हो रहे हैं कि अपने जो कुकर्म है, जो महंगाई को अपनी नीतियों के चलते बढ़ाई है, उन पर पर्दा डाला जा सके। ठीक है, हमारे देश में कहा जाता है कि जो आम जनता की याददाश्त है वो बहुत कमजोर होती है। इस चुनाव से अगले चुनाव तक जाते जाते वो पिछली बातें भूल जाती है। तो आज मैं दर्शकों को कुछ ऐसी ही बातें याद दिला देता हूं। 2008 का जो साल था वो दुनिया भर में मंदी का साल रहा, दौर रहा। हिंदुस्तान में सरकार ने कहा कि हम मंदी से अपने देश को बचाए रख पाए, क्योंकि उस तरीके की स्थितियां या उस तरीके की हमारी नीतियां थी। लेकिन जैसे जैसे 2009 का चुनाव लोकसभा का नजदीक आता गया, महंगाई बढ़ती गई और तब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक जीओएम का गठन हुआ। यह कहा गया कि सरकार के जो मंत्री हैं वो अपने खर्चों में कटौती करें, सरकार ये देखेगी कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। जैसे ही 2009 लोकसभा चुनाव हुए, नतीजे आए, सरकार ने वो जीओएम कहां चली गई, किस तरीके से उस प्रधानमंत्री भी वही, उनके जीते हुए बहुत सारे लोग भी वही, सरकार यूपीए 2 की, लेकिन महंगाई उसके बाद से लगातार बढ़ती चली गई। यशवीर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर ठीक है कि एक सरकार अगर गई और दूसरी आई तो जीओएम तो अपने आप खत्म हो जाएगी, मैं मानता हूं, लेकिन वो भावना भी चली गई क्या? हाँ, नहीं, सरकार जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं उनके प्रति गंभीर नहीं है। वो निश्चित बैठी रहती है, बल्कि प्रधानमंत्री और हमारे जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन है मोंटेक सिंह अहलुवालिया, पिछले कई सालों से हर बार ये कह देते थे कि अगले 6 महीनों में महंगाई कम हो जाएगी। वो हमेशा ये वायदा ही करते थे और महंगाई कम नहीं होती थी। और इन्हीं खराब नीतियों का परिणाम है कि देश में अर्थव्यवस्था की जो दर है वो बहुत नीचे गिर गई है, 5% से भी कम रह गई है। उद्योग धंधे बिल्कुल कम दर से बढ़ रहे हैं, कुछ में गिरावट आई है। सरकार निवेश का माहौल नहीं है देश में और प्रदेश में। तो जब तक आप आपूर्ति नहीं बढ़ाएंगे, वस्तुओं की आपूर्ति नहीं बढ़ाएंगे, ना तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, ना लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो सरकार इसकी तरफ तो ध्यान देती नहीं कि किस तरह देश के उत्पादन तंत्र को अच्छा किया जाए। वो सरकार केवल जो है लोक लुभावन, चाहे वो सब्सिडी का मसला हो या कुछ लोगों को कल्याण के नाम पर पैसा बांटने का मसला हो, तो इस तरह के वायदे करती है और उसको आधा अधूरा पूरा करती है, जिससे लोगों को फौरी तौर पर राहत मिल सकती है या खुश हो सकते हैं। लेकिन दीर्घ काल में वो देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब तक आप अपनी उत्पादन क्षमताओं का विकास नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं जा सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर में
कोई निवेश नहीं होता है, न सरकार कर पाती है। हाँ। कारखाने हमारे बंद हैं, हमारे आयात बढ़ते चले जा रहे हैं, निर्यात उद्योग को तरफ कोई ध्यान नहीं देते, और फिर कहते हैं कि रुपए की कीमत गिर गई है, आयात हमारे महंगे हो गए हैं। तो सरकार जो मूलभूत अर्थव्यवस्था का ढांचा है उसकी तरफ तो ध्यान देती नहीं है, और सरकार जो है इस तरह के चुनावी फायदे के लिए ये करतब करती रहती है, जो भी मामूली है कि आपने सीएनजी के दाम घटा दी लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम है, उसका भी तो महंगाई पर असर पड़ता है, ढुलाई पर असर ठीक है। पड़ता तो है। सरकार अपनी तरह से में फैसले ले रही है। पाठक जी, एक बहुत दिलचस्प बात है, मैं आता हूं। पाठक जी, एक बहुत दिलचस्प बात है कि जब ये अभी 4 राज्यों में जो चुनाव चल रहे थे, विधानसभा चुनाव जो हुए, मैंने देखा कि उन 4 महीनों से 1 महीना पहले से, यानी कुल आप उसको 5 महीने की ड्यूरेशन मान लें, दाम बढ़ना सब्जियों के, फलों के शुरू हुए, वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए 8 दिसंबर को, आलू 10 रुपये में कैसे बिकने लगा, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। इसका आरोप ये जाता है, जो कांग्रेस कहती है कि जो स्टॉकिस्ट हैं वो स्टॉक कर लेते हैं और वो सारे बीजेपी के साथी हैं, इसलिए महंगाई बढ़ती। देखिए शेखर जी, आरोप प्रत्यारोप चाहे जो लगे, लेकिन सरकार केंद्र में कांग्रेस की है और इस महंगाई का असर पड़ा इन 4 राज्यों के चुनाव में, ये बात हमने नहीं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार किया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन राज्यों के मुद्दों पर, महंगाई से जनता परेशान है, इस बात को हमने मुद्दा बनाया और मुद्दा जनता तक घर गया। अभी जो ये सारी कवायद हो रही है, स्वाभाविक है कि हम विरोधी दल है, और जो ये कवायद हो रही है वो हम समझाने की जनता को कोशिश करेंगे कि चुनावी लाभ के लिए ये पैतरेबाजी है। वास्तव में जनता को लाभ देने की मना स्थिति कांग्रेस की नहीं है, और अगर मना स्थिति होती तो ये सिलेंडर का जो 6 से 9, 9 से 6, 6 से 12, और ये जो वेरिएशन लगाए गए, जिस तरह से दाम कम किए गए हैं, वो ठीक आपका सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि चुनाव आने के ठीक पहले ऐसी कौन सी नीति बदल गई, या कहीं कौन सा ऐसा शेयर मार्केट में सारी चीजें सस्ती हो गई, ये सारे कांग्रेस कहती है कि ये सब बीजेपी की चाल है, आप इसका खंडन कीजिए कि आपकी चाल नहीं है, वो क्यों कहते हैं? नहीं तो मेरा कहना कि अपनी नाकामी को हम पर क्यों थोप रहे? अगर वो जमाखोरी कर रहे थे उनके खिलाफ कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, हम क्यों उसका उत्तर देंगे? क्योंकि जो काम हमने नहीं किया उसका स्पष्टीकरण हम क्यों देने जाएंगे? सरकार उनकी है, जवाब उनको देना है, कार्रवाई उनको करनी है। हम तो कर रहे हैं कि जो जमाखोर है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यशवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहां से 2 बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं। एक तो जो डेट लाइन थी जिसका अभी आपने जिक्र किया, क्या वो डेट लाइन इस तरीके की थी कि यहां तक तो हम इस जगह तक टिकने देंगे, इसके बाद फिर बढ़ेंगे? एक तरीका यह है, जैसे हमारे कृषि मंत्री शरद पवार किसी जमाने में किया करते थे, वो बता देते थे कि दूध के दाम कितने दिन बाद, चीनी के दाम कितने दिन बाद कैसे कैसे बढ़ जाएंगे। तो क्या यह केंद्र सरकार की स्ट्रेटजी थी जिसको मोंटेक सिंह अहलूवालिया और खुद प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे थे और आरोप बीजेपी पर लगा रहे थे, जिसका पाठक जी अभी जवाब दे रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक तो वो उससे उन्हें ये लगता है कि जनता के प्रति, जनता की समस्याओं के प्रति हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं, चाहे मनमोहन सिंह जी हों, चाहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया हों या शरद पवार हों, वो गंभीर नहीं है या उनको समस्याओं को सुलझाने में रुचि नहीं रखते। और दूसरे ये वो अपनी असमर्थता जताते थे कि हम महंगाई काबू ही नहीं कर सकते, आप 6 महीने और इंतजार कर दो। और जहां तक सब्जियों की महंगाई की बात है, एक बात ध्यान रखना चाहिए कि प्याज के दाम जो है, महाराष्ट्र की मंडियों में आवक कम हुई या उसको कृत्रिम रूप से कम किया गया, उसके कारण ज्यादा दाम एकदम से अचानक बढ़ गए थे। और महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है। तो ये कहना कि राज्य सरकारों पर थोप देना महंगाई के लिए पूरी तरह से, या दूसरे राज्यों में कई बार कांग्रेस ये चेष्टा करती है, लेकिन केंद्र सरकार के हाथ में भी बहुत कुछ है। वो सप्लाई बढ़ा सकती है, उसको नियंत्रण कर सकती है, जहां उनको हस्तक्षेप करना चाहिए हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। और लोगों की इससे वास्तविक आमदनी बहुत कम हो जाती है महंगाई से। और आज भी जो है, जो खाने पीने की चीजें, उनके दाम कम थोड़े ही हैं। बाजार में कोई आटा, गेहूं, दाल के दाम कम थोड़े हो गए हैं। सीजनल फैक्टर्स के कारण थोड़ा सब्जियों के दाम आपको लगता है कि पहले से थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन गरीब आदमी तो आज भी महंगाई से जूझ रहा है। जो गरीब है उसको आज भी 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए बहुत परिश्रम और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो जो आपने डेडलाइन की बात कही थी, वो यही दर्शाता है कि हमारा जो नेतृत्व है वो आर्थिक समस्याओं को लेकर, खास तौर से आम आदमी की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। वो चाहे शेयर बाजार बढ़ जाए तो उससे खुश हो जाता है, लेकिन उनको देखना चाहिए कि आम आदमी के मुद्दे क्या हैं, उसको क्या चीज प्रभावित करती है।
चुनाव में हार का खतरा, इधर बहुत भारी हार उनकी हुई है, इसको देख के ठीक है, वो उससे डरे हुए हैं। पैनिक में पाठक जी, है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हर उपाय आदमी क्या है। अपनी पाठक जी, मैं आता हूं ईश्वर जी। पाठक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार नरेंद्र मोदी भी अटल जी के जमाने को याद दिलाते हैं। ठीक है कि महंगाई उस समय इस तरह से नहीं बढ़ी, अपनी तरह से बढ़ी भी थी, लेकिन इस तरह से नहीं बढ़ी थी, ये सच है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप खातों में फेरबदल कर देंगे, या फिर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से ये सारी महंगाई जो है वो कहीं जाकर के खत्म हो जाएगी? क्योंकि जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर भी जो महंगाई है, अगर डीजल, पेट्रोल, इन सब चीजों को, जो स्थानीय उत्पादन है, क्या उसके दाम लोगों के अनुकूल हैं? नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस स्थिति में क्या आपको लगता है या स्ट्रेटेजी है कि आप सारी महंगाई को खत्म कर देंगे जैसी आपकी सरकार बनेगी? देखिए शेखर जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और अगर इस प्रश्न का उत्तर कांग्रेस के पास होता तो वो अब तक कर चुकी होगी। लेकिन वितरण में समानता और उत्पादन, इन दोनों का समन्वय स्थापित होना चाहिए, जो किया नहीं गया। हम भी जब सरकार में आएंगे तो उसकी एक लाइन में इसका उत्तर नहीं हो सकता, लेकिन उत्पादन और वितरण दोनों में जो समन्वय का अभाव था, जो जमाखोरों को राहत दी गई और कहीं न कहीं उसको प्रोटेक्ट किया गया अपने हित लाभ के लिए, कहीं न कहीं जो करप्शन की स्थिति हुई उनको चेक बैलेंस करके, और हम उसमें भी कहीं न कहीं राय मशविरा लोगों का करेंगे। और उसको कैसे, क्योंकि हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, मैं आपकी बात से सहमत हूं, हमने महंगाई को बांधा। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि हमने कम कर दिया, पर महंगाई को बांधे रखा, रोके रखा, और उसमें तब जब उस पर तमाम सारे पोखरण विस्फोट के बाद ठीक तमाम सारे नियंत्रण लगे, हाँ। लेकिन जनता का सहयोग था और जनता को विश्वास में लिया। तो जो काम, जैसे जब कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी के तहत कभी दाम कम करती है और कभी दाम घटाती है, तो जनता को समझना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर अपने एक कैबिनेट मंत्री की भैंस 24 घंटे में ढूंढ लेगी और अपराधियों को नहीं ढूंढ पाएगी, तो सवाल उठेगा। बहुत शुक्रिया पाठक जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी चर्चा का जो लब्बो-लुबाब है वो ये कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार को अपनी नीतियों को ठीक करने की जरूरत रही है, जिसके लिए अब उसके पास समय बहुत कम है। और आम जनता जरूर ये पूछेगी कि आखिर 15 दिन पहले अगर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी के दाम आपने बढ़ाए इस कदर, तो आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि आपने सिलेंडर से लेकर के और बाकी सारी चीजों के दाम कम करना शुरू कर दिए? क्या खातों में आप कमी कर रहे हैं, जिसका 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ब्याज समेत वसूलेंगे? नमस्कार। प्रायोजक है जगत रॉयल बासमती राइस, रॉयल्टी का एहसास। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। लुक में तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स, सवारी क्रेडिट मिलेगी। टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। Presenting a world-class range of energy-efficient water heaters with PUF technology and non-corrosive tank for extra durability. Eon, energizing smiles. हमारी एंट्री आए दिल में बची घंटियां रे, हमारी एंट्री आए दिल में बची घंटियां रे। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। काश
काश ड्रीम नियो ली होती है और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या हो तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार का अनोखा कदम, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा। जरूरतमंद लोगों तक तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा। गंभीर बीमार, असाध्य रोगी, गर्भवती महिलाएं, 42 दिन तक के नवजात शिशु, दुर्घटना में पीड़ित लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा। तत्काल एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 108 पर संपर्क करें। अब तक 15 लाख रोगियों को सफलतापूर्वक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अखिलेश सरकार का संकल्प। आपकी सेवा में हर समय समाजवादी एम्बुलेंस सेवा। हाँ बेटा, नया स्कूटर, मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ? अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड। ज्यादा फीचर्स, हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। पैडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्रीम 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। नया बजाज डिस्कवर 100M 100 सीसी 4 valve DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M, माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। नमस्कार, आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारी खास मेहमान है मधु भादुड़ी जी। मधु जी आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं और इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे एज ए सामाजिक कार्यकर्ता इनका क्या अनुभव है, आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के रूप में क्या अनुभव है और एज डिप्लोमेट इनका क्या अनुभव रहा है। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बात यहीं से शुरू करते हैं कि आम आदमी पार्टी के गठन से लेके और अभी 2 दिन पहले तक आप भी आम आदमी पार्टी के सभी फैसलों में बराबर के हिस्सेदार रहे। आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई अचानक जिसको लेके आप डिसइल्यूजन हो गई आम आदमी पार्टी से? देखिए, आम आदमी पार्टी की उम्र बहुत ही कम है। ये 26 नवंबर 2012 में इसका जन्म हुआ और कितने दिन हुए हैं, मगर इस बीच उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो नकारी नहीं जा सकती। उपलब्धि ये है कि इन्होंने ये दिखा दिया, इस पार्टी ने, कि चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और जीते भी जा सकते हैं बगैर काले धन के।
ये छोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बड़ी निष्ठा से काम हुआ है इस पार्टी में। इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ठीक जैसे जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से शुरू होके जनता दल की सरकार का जन्म हुआ 1977 में, जनता पार्टी का जनता पार्टी का, तो उसी तरीके वहां पर क्या वो भी एक बड़ी उपलब्धि थी सरकार बनाने से पहले कि आपातकाल यानी कि इमरजेंसी का से निपटारा हो गया। तो उसके बाद सरकार कुछ नहीं कर पाई खास, और 3 सालों में